हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल DNDI में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मेंडल के नियम के बारे में कुछ जानेंगे। ठीक है, ओवरव्यू। वैसे तो मैंने मेंडल का सारा एक्सपेरिमेंट, उसका जेनेटिक का जितना लॉ है वो सारा अपलोड कर दिया है। आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू जानते हैं, जिससे आप एक झटके में आप सारे नियम को याद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए पहले हम मेंडल के बारे में। मेंडल आप जानते हैं एक साइंटिस्ट था जो मटर के पौधे पे रिसर्च किया था। ठीक है, मेंडल ने मटर के पौधे में रिसर्च किया। कौन सा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मेंडल ने किस तरह के मटर को अपने प्रयोग में यूज किया था, तो आप बताएंगे गार्डन पी, बगीचे वाले मटर का। ठीक है, इस गार्डन पी का बॉटेनिकल नाम था पाइसम सटाइवम। ठीक है फ्रेंड्स, और इसने जो एक्सपेरिमेंट दिया था वो दिया था 1865 में। कब दिया था फ्रेंड्स? 1865 में मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था मटर का। कौन सा मटर का? गार्डन पी का। इसका बॉटेनिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम। इसका जो क्रोमोसोम होता है मटर का वो 14 होता है, यानी पेयर्स में आपकी बात करें, पेयर्स में 7 पेयर होते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये 14 आपका इसका मटर के पौधे का क्रोमोसोम नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ह्यूमन का होता है 46, वैसे मटर का होता है 40। ह्यूमन में पेयर्स में आप लेंगे 23, तो मटर में आप लिए 7 पेयर। ठीक है फ्रेंड, और आप इसके बारे में जानते हैं। आपको पता होगा फ्रेंड्स, जो मेंडल था उसने उसके एक्सपेरिमेंट कब हुआ? 1865 में कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसको वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। इसको सम्मान दिलाने में, इसके एक्सपेरिमेंट को सफल बनाने में 3 साइंटिस्ट का बहुत ज्यादा मेजर रोल था। उन 3 साइंटिस्ट का नाम था ह्यूगो डी ब्रीज, एरिवॉन सरमैक और कार्ल कॉलिंस। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल को उसकी इस प्रयोग में सफलता दिलवाई। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि उन साइंटिस्टों का नाम बताएं जिनका मेंडल के प्रयोग में महत्वपूर्ण योगदान है, तो आप इन तीनों साइंटिस्ट का नाम बताएंगे। ठीक है, इन्होंने मेंडल को सफलता दिलाई थी 1900 में। ठीक है, 1900 ईस्वी में इन्होंने मेंडल के प्रयोग को सफल कर दिया था, जिससे मेंडल को नोबेल प्राइज मिला था। किस सन में? 1900 में। ठीक है फ्रेंड्स, मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। एक था मोनोहाइब्रिड, दूसरा डाईहाइब्रिड और तीसरा था ट्राईहाइब्रिड। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस और ट्राईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इन्होंने अपना मेंडल का जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है, अगर पूछा जा रहा है कि मेंडल के संकरण के प्रयोग के बारे में बताएं, तो आप सिर्फ इन एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे, इनके लॉ के बारे में नहीं बताएंगे। अगर आप अनुवांशिकता के नियम कौन कौन से हैं, तो आप 3 नियम पे जाएंगे, उसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अक्सर एग्जाम में, क्लास 10 के एग्जाम में, क्लास 12 हो, कोई भी हो, उसमें पूछा जाता है मेनली मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड के बारे में। ठीक है, उसमें क्या पूछता है कि मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइप और जीनोटाइप लक्षणों के बारे में बताएं। तो फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होता है, पहले आप जीनोटाइप जान लें। जीनोटाइप कैरेक्टर क्या होते हैं और फिनोटाइप कैरेक्टर क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में आपको जानना चाहिए। तो आप आराम से इजीली आप बना सकते हैं क्या फ्रेंड्स, उसके रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, फिनोटाइप रेशियो क्या होते हैं, जीनोटाइप रेशियो क्या होते हैं। ऐसे कैरेक्टर जो आपको जीन्स के अंदर देखने के लिए मिले, ऐसे कैरेक्टर जब आप किसी लक्षण के जीन्स को देख रहे हैं, तो आपका कैरेक्टर होता है जीनोटाइप। ठीक है, जब आप किसी लक्षण को ही देख रहे हैं तो उसे आप बोलते हैं फिनोटाइप। मान लीजिए कोई प्लांट है, तो प्लांट की आप कोशिकाएं नहीं देख सकते, प्लांट के पास जाइलम है आप नहीं देख सकते, प्लांट के पास फ्लोएम है आप नहीं देख सकते, प्लांट के पास स्टोमेटा है वो भी आप नहीं देख सकते, लेकिन प्लांट के आप बाहर का ओवरव्यू देख सकते हैं। जैसे आप कोशिका नहीं देख सकते, जाइलम, फ्लोएम, स्टोमेटा, ये सब आप नहीं देख सकते। ये सब कैरेक्टर आते हैं जीनोटाइप के अंदर। ठीक है, जो आप प्लांट के बाहर से आप देख सकते हैं वो सारे आपके हो गए फिनोटाइप। जैसे आप प्लांट के बाहर क्या देख सकते हैं, स्टेम देख सकते हैं, लीव्स देख सकते हैं, फ्लावर, फ्रूट, रूट्स अगर आप बाहर निकाल लें तो ये सब आप देख सकते हैं, उसकी लेंथ देख सकते हैं, उसकी वाइड देख सकते हैं। ये सब आपके हो गए फिनोटाइपिक कैरेक्टर। ऐसे लक्षण जो हमें बाहर देखने के लिए मिले वो क्या है? फिनोटाइप। ऐसे लक्षण जो आपको अंदर देखने के लिए मिले वो आपके जीनोटाइप। मान लीजिए मेरा एग्जांपल ले लें, अगर मेरे जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप रेशियो की बात करें, तो कैरेक्टर की बात करें, तो आप मेरा लीवर नहीं देख सकते, मेरा स्टमक नहीं देख सकते, मेरी किडनी नहीं देख सकते। आप मेरा क्या देख सकते हैं? मेरे लेंथ देख सकते हैं, मेरी वाइड देख सकते हैं। ठीक है, मेरा नाक, आंख, कान, ये सब आप देख सकते हैं। ये सब हो गई फिनोटाइपिक कैरेक्टर। ठीक है, ये तो क्या पूछता है, मोनोहाइब्रिड
इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो क्या है? तो मोनो हाइब्रिड का जीनोटाइप रेशियो होता है 1:1 इजिली। फिनोटाइप कैरेक्टर होता है 3:1, ठीक है। और डाई हाइब्रिड का होता है, ये तो मोनो हाइब्रिड का हो गया, मोनो हाइब्रिड, और दोनों साथ, कभी कभी दोनों साथ में पूछ लेता है। तो इसके लिए आपको, अगर आपने पढ़ा इसके बारे में, तो आप इजीली आप इनका रेशियो आराम से लिख लेंगे। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया इसका, डाई हाइब्रिड का जीनोटाइप रेशियो ये हो गया 1:2, 2:2, 4:1, 2:1, 2:1, ये किसका रेशियो हो गया, जीनोटाइप रेशियो हो गया। याद करने के लिए जिस तरह मैंने याद किया उस तरह आप भी याद कर सकते हैं। 122, 412, 121, 122, 412, 121, 122, 412, 121। शुरू में 122 है, लास्ट में 121 है, एक कम, ठीक है। शुरू में 122, लास्ट में 121, ठीक है फ्रेंड्स। या क्रम याद है, क्रम ऊपर नीचे होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन सभी को जोड़ने में आपका 16 आएगा तो आप सही है, ठीक है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 5 4 9 10 11 12 13 14 15 16, ये आ गया, ठीक है। और इसका फिनोटाइप रेशियो होता है डाई हाइब्रिड का। फिनोटाइप रेशियो क्या होता है इसका? फिनोटाइप रेशियो होता है 9:3, 3:1। इनको भी काउंट करने में 16 आ गया, 9331, 9331, 9 1 10 6 16, खत्म। दोनों का डाई हाइब्रिड में 16, ठीक है। अक्सर मेनली मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड, आपको बता दो मोनो हाइब्रिड नाम कैसे पड़ा। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन। ऐसा संकरण जिसमें केवल एक हाइब्रिड मिलते हैं उसे आप बोलते हैं मोनो हाइब्रिड। ऐसा संकरण जिसमें सिर्फ 2 हाइब्रिड मिलते हैं उसे आप बोलते हैं डाई हाइब्रिड। ऐसा संकरण जिसमें 3 संकर मिलते हैं उसे आप बोलते हैं ट्राई हाइब्रिड। संकर का मतलब होता है, मान लीजिए आपने कोई प्लांट लिया, एक लंबापन हो गया, एक पौनापन हो गया, ये हो गया, इनके बीच से जो क्रॉस होता है उसमें क्या मिलती है हमको, ये सिंगल हाइब्रिड मिली। ये आपका प्लांट के लेंथ के बारे में बता रहा है, पौधे की लंबाई के बारे में, एक लंबापन एक पौधापन को, टॉलिंग और ड्रॉपिंग प्लांट को, ठीक है। तो इन दोनों की गैमेट्स से जो आपको 100% जनरेशन मिली F1 पीढ़ी, वो कैसी थी, संकर थी, हाइब्रिड थी। तो इसमें कितने हाइब्रिड मिले, इसमें सिर्फ हमें एक हाइब्रिड मिले। अगर आप एक कैरेक्टर लेंगे तो आपको एक हाइब्रिड मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम यहाँ कैरेक्टर ज्यादा कर दें, तो हमें हाइब्रिड भी ज्यादा मिलेंगे। कैसे हाइब्रिड मिलेंगे, 2, हमने 2 कैरेक्टर लिया तो हमें 2 हाइब्रिड मिला। अब ये किसका एग्जांपल हो गया, ऐसा संकर जिसमें हमें 2 हाइब्रिड प्राप्त होते हैं, वो क्या कहलाएगा हमारा, द्विसंकर क्रॉस। ऐसा कैरेक्टर जिसमें हम 3 लक्षण ले और हमें 3 हाइब्रिड प्राप्त हो, उसे हम बोलेंगे ट्राई हाइब्रिड, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं मेंडल की आनुवंशिकता। मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के नियम में 3 नियम को दिया। पहला कौन सा दिया, पहला नियम था उनका लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा उन्होंने दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसी को आप बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। और तीसरा नियम दिया उन्होंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इन्होंने 3 नियम दिया। मैं आपको याद करने के लिए बताता हूं, आप किस तरह समझेंगे इसको, किस तरह सेल्फ स्टडी करेंगे इस पे। तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ये आपका डिपेंडेंट होता है टोटली मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर, ठीक है। ये मोनो, जैसा हम मैथ पढ़ते हैं तो मैथ पढ़ने के पहले हमें उस चैप्टर का फॉर्मूला हमें अगर आता है तो हम उसकी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सेम मैथ का फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है, ये फॉर्मूला हो गया और ये उसका क्वेश्चन हो गया। अगर आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को अच्छे से समझना है तो आपको पता होना चाहिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, इसकी रिएक्शन के बारे में। इसकी F1 पीढ़ी तक आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस पे देखने के लिए मिल जाएगी, सारे क्वेश्चन जितने भी डाउट है क्लियर कर देगा F1 पीढ़ी मोनो हाइब्रिड का लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंतर्गत। और F1 पीढ़ी जब आप F2 पीढ़ी में आएंगे तो आपको इसी मोनो हाइब्रिड में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा सेग्रीगेशन का, ठीक है। यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है इसी के क्रॉस पर, मोनो हाइब्रिड पर। और जो लास्ट वाला है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये डिपेंडेंट होता है किस पे, डाई हाइब्रिड क्रॉस पर। अगर आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस बहुत अच्छे से आता है, आप उसके सारे क्रॉस को F1 पीढ़ी के, F2 पीढ़ी के सभी को जानते हैं, निकालना जानते हैं, गैमेट बनाना जानते हो, तो आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें बताता है कि जो F1 पीढ़ी होती है उसमें कौन से लक्षण प्रभावी हैं। जो लक्षण प्रभावी होंगे उन्हें प्रभावी लक्षण, जो अप्रभावी होंगे अप्रभावी लक्षण। जो प्रभावी होते हैं वही सिर्फ दिखाई देते हैं और जो अप्रभावी होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई देते हैं, लेकिन उसी जनरेशन में नहीं दिखाई देते। जो F1 पीढ़ी में जो जनरेशन हाइब्रिड आते हैं, तो हाइब्रिड अगर ऐसे बीज को हम
कहीं ग्रो करवाएंगे तो उसमें जितने प्लांट होंगे सब लंबे होंगे। F1PD के अंदर ये बताता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताता है कि अगर अगली जनरेशन आई F1PD का अगर आप क्रॉस करा देंगे तो आपको नई नई प्योर गैमेट मिलेगी, कोई प्योर टॉल। इसी का जब आप हाइब्रिड का हाइब्रिड से ऑटो पॉलिनेशन करवा देंगे, स्वपरागण करा देंगे, तो आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, कुछ शुद्ध गैमेट, जैसे प्योर टॉल और प्योर ड्रॉप। हाइब्रिड तो मिलेंगे, हाइब्रिड मिलेंगे वो बात की बात है, लेकिन कुछ प्योर टॉल, एक प्योर टॉल मिलेगा, एक प्योर ड्रॉप मिलेगा, और बाकी हाइब्रिड मिलेंगे। ठीक है, लेकिन प्योर मिल रहा है ना, इसलिए हम प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात होती है, यह मैंने बताया कि डिपेंडेंट होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस पर। ठीक है, तो इसको अगर आपको समझना है तो आपको उसकी F1 जनरेशन डाई हाइब्रिड की F2 जनरेशन में जाना पड़ेगा। F2 जनरेशन में आप देखेंगे कि जितने आपने लक्षण लिया है उसमें कई अलग अलग तरह के क्या मिलेंगे आपको, स्वतंत्र अलग अलग लक्षण देखने के लिए मिलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आज का थोड़ा सा मैंने डाउट क्लियर करने की कोशिश की। मैं एक बार आपको पूरा समराइज करा दे रहा हूँ, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। जैसे देखिए, मेंडल ने एक मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। कौन से मटर के पौधे पे? गार्डन पी पर। गार्डन पी का बॉटेनिकल नेम क्या था? पाइसम सटाइवम। ठीक है, मटर के पौधे के अंदर 14 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक, और अगर जोड़े में बात करें तो 7 जोड़े। ठीक है, कितने गुणसूत्र की बात कर रहे हैं। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था 1865 में, 1865 में दिया था। ठीक है, मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट दिया तो उसके एक्सपेरिमेंट पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। ठीक, अब इसी मेंडल को इतना फेमस किया 3 साइंटिस्ट ने। पहला ह्यूगो डिब्रीज, दूसरा एरिन वॉन सरमैक, तीसरा कार्ल कॉरेंस। इस सन में 1900 ईस्वी में इन 3 साइंटिस्ट ने मेंडल के प्रयोग में प्रकाश डाला और मेंडल को फेमस कर दिया। ठीक है, अब जो मेंडल का प्रयोग होता है, वो जो मेंडल का हाइब्रिडाइजेशन का प्रयोग होता है, मेंडल के संकरण का प्रयोग, वो 3 नियम पे डिपेंडेंट होता है, 3 फॉर्मूला पर। एकल संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस और त्रिसंकर क्रॉस। ठीक है, एकल संकर क्रॉस ऐसा संकर जिसमें सिर्फ एक ऐसा क्रॉस जिसमें सिर्फ एक संकर प्राप्त हो रहे हैं उसे हम बोलते हैं एकल संकर क्रॉस। ऐसा संकर जिसमें 2 संकर प्राप्त हो रहे हैं उसे हम बोलते हैं द्विसंकर क्रॉस। ऐसा संकर जिसमें हमें 3 संकर प्राप्त हो रहे हैं उसे हम बोलते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस या त्रिसंकर क्रॉस। ठीक है, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड अक्सर क्वेश्चन बनता है इसका केवल जीनोटाइप फिनोटाइप से, तो मैंने दोनों का लिख दिया है। मोनो हाइब्रिड का होता है जीनोटाइप रेशियो 1:2:2, 1:2:1, और फिनोटाइप का रेशियो होता है 3:1। डाई हाइब्रिड की बात करें, जीनोटाइप 122, 412, 121, और फिनोटाइप की रेशियो की बात करें तो 9331। ठीक है, दोनों काउंट करें 16 आ जाएगा। अब मेंडल ने अपने जेनेटिक लॉ कुछ दिए थे, हेरिडिटरी लॉ बोल दे सकते हैं, आनुवंशिकता के नियम आप बोल सकते हैं। ठीक है, 3 नियम दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मैंने